नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। यह खबर है उस मंत्री की जिसे योगी सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है। वो मंत्री जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसकी धमक दिल्ली दरबार तक है। लेकिन योगी सरकार के एक फैसले ने वो हाल कर दिया कि लोग कहने लगे मंत्री जी के पर कतर दिए गए। मंत्री जी का नाम है नंद गोपाल गुप्ता नंदी। प्रयागराज से विधायक हैं, भारी भरकम औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री हैं, जिसका बजट लाखों करोड़ रुपए है। इसी विभाग का एक बड़ा हिस्सा था यूपीडा। इसका काम है यूपी में एक्सप्रेस वे बनाना। यूपीडा भी हजारों करोड़ रुपए वाला विभाग है। एक एक एक्सप्रेस वे का बजट ही 30 से 40 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता है। सीएम योगी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा का प्रशासनिक नियंत्रण औद्योगिक विकास विभाग से निकालकर अवस्थापना विभाग को सौंप दिया है। अवस्थापना विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है, तो साफ है कि यूपीडा का प्रशासनिक नियंत्रण अब मुख्यमंत्री कार्यालय के हाथों में है और एक्सप्रेसवे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो प्रपोजल हो या बजट, अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही लिए जाएंगे। नंदी अब यूपीडा रहित औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश मंत्री के रूप में ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री के फैसले को नंदी के कद में कटौती के रूप में देखा जा रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि नंदी से यूपीडा क्यों छीना गया। क्या यह फाइलों में दखलंदाजी की लड़ाई थी या मंत्री और विभागीय अफसरों के बीच की खींचतान? क्योंकि पंचम तल के सूत्रों को पता है कि मंत्री जी से उनके विभागीय अफसर नाराज रहते हैं। अब सबके मन में सवाल उमड़ रहा है कि सत्ता के भीतर बदलते समीकरण की कहानी आखिर है क्या। सबसे पहले बता दूं, यूपी में एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, सरकार के विकास के मॉडल की पहचान है और विकास के सबसे बड़े मॉडल की धुरी है यूपीडा। तमाम एक्सप्रेसवे यूपीडा ही तैयार करता है। गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, सब यूपीडा तैयार करता है। जमीन का अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया, प्राइवेट इन्वेस्टर से कोऑर्डिनेशन, सब में यूपीडा की भूमिका है। बहुत सारे एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और इसके अलावा 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित भी है, जिसमें जेवर है, झांसी है, मेरठ हरिद्वार है, विंध्य पूर्वांचल। इनका काम चल रहा है। यूपीडा सिर्फ ये बनाता ही नहीं है, इनका मेंटेनेंस भी करता है। इसके अलावा यूपीडा की और भी जिम्मेदारियां हैं। लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी भी यूपीडा ही संभालता है। अब सोचिए, जिस यूपीडा के हाथ में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य है, उसका नियंत्रण बदलना अपने आप में कितना बड़ा प्रशासनिक संदेश है। सरकारी स्तर पर इसे सिर्फ एक बदलाव बताया जा रहा है, नॉर्मल रूटीन। आदेश में लिखा भी है कि यह फैसला विभागीय कार्यों में आ रही विसंगतियों, विरोधाभासों और निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा नंदी की कार्यशैली को लेकर है। यह कहा जा रहा है कि वो हर फाइलों में हस्तक्षेप करते हैं, दखलंदाजी होती है उनकी। फाइल आती है तो मंत्री जी तमाम सवाल उठाते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, अधिकारियों के फैसले की समीक्षा करते हैं, उन्हें सही गलत ठहराते हैं। अब अधिकारियों को इस तरह का दखल पसंद नहीं है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्री जी के काम करने के तौर तरीके ऐसे थे कि अफसर से लेकर कर्मचारी तक सब असहज रहते थे। उनके मन में भावना बैठ गई थी कि हर मामले में ज्यादा हस्तक्षेप से फैसलों की रफ्तार प्रभावित हो रही है। यूपीडा में अधिकारियों की पोस्टिंग और डेपुटेशन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सवाल यह है कि नंदी जो है अपने एसीएस आलोक कुमार, उनसे भी नाराज है। पिछले दिनों सूत्रों ने यह भी बताया कि आलोक कुमार की शिकायत उन्होंने सीएम से कर दी। अब इस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर कुछ नाराजगी रही। यह टकराव धीरे 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 विवाद की वजह बना और नंदी के दखल को दूर करने के लिए सीएम ने यह कदम उठाया, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। पिछले साल भी नंदी ने पत्र लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और यह भी कहा था कि उनके अधिकारी निर्देश मानते ही नहीं, उनकी सुनते ही नहीं, अपने मन से फैसले ले रहे हैं, जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब यूपीडा में अफसरों और मंत्री के बीच की खींचतान पुराने दौर से चली आ रही है, जब मनोज कुमार सिंह वहां पर सीईओ थे। मनोज कुमार सिंह बाद में मुख्य सचिव बने।
लेकिन नंदी से उनका 36 का आंकड़ा लगातार बरकरार रहा। वो जब मुख्य सचिव बने तब भी उनके नंदी से मतभेद रहे। उनके रिटायरमेंट से पहले शासन ने फाइल चलाई उनके कार्यकाल के विस्तार की, और वो फाइल भी जो सूत्र कह रहे हैं कि नंदी ने दिल्ली पैरवी करके वो फाइल रुकवा दी। अब भारत सरकार ने भले ही मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार ना दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का उपाध्यक्ष बनाकर उनकी ताकत बरकरार रखी। फिलहाल नंदी और अफसरों के बीच की तनातनी में इतना तय है कि यूपी में एक्सप्रेसवे की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन नंदी की सियासी गाड़ी झटके ले लेके चलेगी। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना किसी भी प्रभावशाली मंत्री के लिए सदमे से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है कि विकास की राह में जो भी रोड़ा बनेगा वो साइडलाइन होगा, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नंदी का अगला कदम क्या होगा। यूपी में बिजली विभाग के बंद कमरों का पारा इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। प्रदेश की जनता जहां बिजली की आवाजाही वाले करंट से परेशान है, तो रही सही कसर ऊर्जा विभाग की सबसे बड़ी कुर्सी यानी यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल और खुद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच संबंधों के शॉर्ट सर्किट ने पूरी कर दी है। एक ऐसी चिट्ठी जिसने पूरे महकमे का फ्यूज उड़ा दिया है। यह चिट्ठी लिखी है ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने। सियासत और नौकरशाही के बीच की खींचतान इस चिट्ठी में साफ नजर आ रही है। उधर जो लाखों बिजली उपभोक्ता है उन पर भी इस चिट्ठी का असर दिख रहा है। राजा को पता ही नहीं कि राजा के दरबार में क्या चल रहा है, उसकी कुर्सी के नीचे क्या पक रहा है, और इस चिट्ठी के माध्यम से ऊर्जा मंत्री का दर्द भी कुछ ऐसे ही झलका है। इस चिट्ठी ने पंचम तल से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। वहीं अफसरों के सामने उनकी लाचारगी और बेचारगी भी दिखी है, यानी ऊर्जा मंत्री लाचार नजर आ रहे हैं। विभाग में पावर वॉर चल रही है और इस युद्ध में ऊर्जा मंत्री कमजोर साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनकी अहमियत को दरकिनार किया जा रहा है, अफसर मनमाने फैसले ले रहे हैं, और सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे झगड़े में जनता को उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने जो लिखी है उसमें बिजली महंगी करने पर सवाल उठाए हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुभवी कर्मचारियों के बजाय जो नए कर्मचारी हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, जिससे काम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से संदेश दिया है कि जनता नाराज है, सरकार की निगेटिव इमेज बन रही है, जनता का गुस्सा सरकार के खाते में आ रहा है। यह चेयरमैन को लिखी हुई चिट्ठी काफी हंगामा मचा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली पर 10% सरचार्ज लगा दिया था। बिजली महंगी हो गई और मंत्री जी को पता ही नहीं चला। पता चला भी तो कैसे? टीवी पर न्यूज देखकर। बस मंत्री जी भड़क गए। भड़कना स्वाभाविक भी था। चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में उन्होंने पूछा, भैया मुझसे पूछे बिना बिजली महंगी करने का फैसला कैसे हो गया? मुझे अपने ही विभाग के फैसले न्यूज चैनल देखकर पता चल रहे हैं। अब जनता को लग रहा था कि बिजली महंगी करने का करंट सरकार दे रही है, लेकिन यहां तो मंत्री जी खुद हैरान परेशान हैं। मंत्री जी की चिट्ठी से साफ है कि अफसरशाही के आगे सियासत की बत्ती थोड़ी गुल दिख रही है। अनदेखी सिर्फ महंगी बिजली तक रहती तो शायद मंत्री जी चुप रह जाते, लेकिन बात कर्मचारियों तक आ गई। मंत्री जी ने चिट्ठी में सीधे सीधे पूछा है कि कुशल कर्मियों की छटनी क्यों की जा रही है, जबकि वो मना कर चुके हैं। उनके बार बार कहने के बाद भी अनुभवी कर्मचारियों को निकालकर नए लोगों को क्यों भर्ती किया जा रहा है? मंत्री जी ने सहारनपुर मंडल के एक भाजपा नेता की शिकायत का भी जिक्र किया, जहां पर 15 साल पुराने लाइनमैन को हटाकर नया आदमी तैनात कर दिया गया था और नेता ने इसकी शिकायत मंत्री जी से की थी। ऊर्जा मंत्री का मानना है कि इस अदला बदली से जनता में गुस्सा है और सरकार की छवि का फ्यूज उड़ रहा है। मंत्री जी का सीधा सवाल है, जब विभाग मेरा है तो नीतियां किसी और के मन मुताबिक क्यों चल रही हैं? मई महीने में जब आंधी तूफान आया था, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी, तहस नहस हो गया था सब सिस्टम, जनता अंधेरे में पसीना बहा रही थी। मंत्री जी ने युद्ध स्तर पर काम करने के लिए आनन फाने एक समीक्षा बैठक बुलाई। उम्मीद थी कि चेयरमैन साहब पूरी फौज के साथ बैठक में दिखेंगे, लेकिन ट्विस्ट देखिए, साहब तो हेडक्वार्टर में थे ही नहीं, यानी लखनऊ में नहीं थे, कहीं बाहर थे। अब इस पर मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिट्ठी में 2 टूक लिखा, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप हेडक्वार्टर से बाहर क्यों थे? बिना बताए जाना एक उच्च अधिकारी का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनकी चिट्ठी की लिखावट का लहजा थोड़ा चेतावनी वाला भी था। आगे से मुझे सूचना दिए बगैर हेडक्वार्टर ना छोड़ा जाए।
अब शक्ति भवन में चर्चा चल रही है कि जब बिजली ही नहीं है तो एसी कैसे चलते, और एसी नहीं चलेंगे तो इतने बड़े अफसर लखनऊ के दफ्तर में बैठकर पसीना थोड़ी बहाएंगे। इस चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा विभाग में सब कुछ ठीक का बोर्ड दिखाने के लिए ही है। यह भी संदेश दे दिया है कि ब्यूरोक्रेट से सीधा टकराव ठीक नहीं होता। मंत्री तो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं भाई, लेकिन अफसर की पूरी जिंदगी कुर्सी पर ही बीतती है। मंत्री जी को क्या समझना वो खुद भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतना तो जानते समझते होंगे। फिलहाल बिजली विभाग में अंदर अंदर ईगो की ऐसी लड़ाई चल रही है कि अफसर अपनी ढपली बजा रहे हैं और मंत्री जी लाचारगी का राग लिख रहे हैं। मंत्री जी ने तो इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश तक बता दिया है। अब देखना यह है कि इस लेटर बम के फटने के बाद चेयरमैन साहब अपनी लाइन ठीक कराते हैं या फिर ऊर्जा विभाग का यह हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाले दिनों में और बड़ा कोई धमाका करेगा। अब बात सीएम योगी और पीएम मोदी के लड्डू और हलवे की। यह कोई साधारण लड्डू या आम हलवा नहीं है, पूरे 2700 करोड़ रुपए का है। यह आंगनवाड़ी केंद्रों के लाखों गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया वो खास पौष्टिक आहार है जो अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ की भेंट चढ़ गया। टेंडर में खेल, कंपनियों की मनमानी और अफसरों की लापरवाही के चलते योगी और मोदी के सपनों में ग्रहण लग रहा है। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में थालियां खाली पड़ी हैं। बच्चे पूछ रहे हैं मेरा लड्डू किसने खाया। गर्भवती महिलाएं जानना चाहती हैं मेरे हिस्से का हलवा कौन ले उड़ा। चूंकि मामला गरीबों से जुड़ा है इसलिए सिस्टम में भी कोई हलचल नहीं हो रही। बच्चों की गिरती सेहत पूरे देश में चिंता का विषय है। आने वाली नस्लों को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश के आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार की सप्लाई की जाती है। पोषाहार सप्लाई का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं, यानी आधा आधा। यूपी में यह काम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग करता है। इस बार विभाग ने पोषाहार वितरण की जिम्मेदारी नेफेड को दी थी। पोषाहार के लिए टेंडर प्रक्रिया, कंपनियों का सिलेक्शन और आपूर्ति की मॉनिटरिंग नेफेड को ही करनी है। यह काम करीब 2700 करोड़ रुपए का है और जीएसटी मिला दें, अगर इसमें जोड़ दें तो 3500 करोड़ रुपए। टेंडर में चुनी गई कंपनियों को पोषाहार के रूप में लड्डू, हलवा, दलिया और खिचड़ी जैसे सामान आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचाने थे। वहां से यह सामान लाभार्थियों को बांटा जाना था। टेंडर की कुछ शर्तें थीं, जैसे टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली कंपनी को पोषाहार बनाने का अनुभव होना चाहिए, कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी वाद लंबित नहीं होना चाहिए, कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कंपनी के पास अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए जहां प्रोडक्शन यूनिट लगी हो। प्रोडक्शन यूनिट की क्षमता भी तय थी। यह भी शर्त थी कि कंपनी अपनी फैक्ट्री में ही पोषाहार बनाकर उसका वितरण करेगी। इसके लिए कंपनियों को न्यूनतम मूल्य यानी 3 रुपए प्रति किलो गेहूं एफसीआई से दिया जाएगा, यह शर्त थी। टेंडर अवार्ड होने के बाद बाल विकास पुष्टाहार विभाग और नेफेड के अधिकारी कंपनियों की फैक्ट्री का भौतिक सत्यापन करेंगे और वहां देखेंगे कि पोषाहार बनाने के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध है या नहीं, कंपनियां निर्धारित मानक पूरे कर रहे हैं या नहीं। हालांकि ये सारे नियम, सारे मानक कागजों में ही पड़े रह गए। नेफेड ने फरवरी में टेंडर निकाला, 5 कंपनियों का चयन किया। इसमें से 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास पोषाहार बनाने का अनुभव ही नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है कि जिस काम का सीधा संबंध बच्चों की सेहत और गर्भवती महिलाओं के पोषण से है, उसमें अनुभवी हाथों की जगह अनुभवहीन कंपनियों को मौका मिल गया। टेंडर में शामिल एक कंपनी राजस्थान की जेवीएस फूड्स है। सिर्फ जेवीएस फूड्स के बाद ही पोषाहार बनाने का अनुभव है, वही कंपनी बना सकती है। लेकिन यह कंपनी कानूनी पचड़ों में घिरी है। कंपनी इससे पहले भी यूपी में पोषाहार की आपूर्ति का काम कर चुकी है, लेकिन काम में गड़बड़ियों के चलते कंपनी के खिलाफ खुद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी 8 साल पहले। शासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया था। अब कंपनी की सेटिंग देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद, ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी जेवीएस फूड्स कंपनी को न सिर्फ टेंडर में हिस्सा मिला बल्कि हजारों करोड़ रुपए का काम भी मिल गया। जिम्मेदारी थी कंपनियां अपनी फैक्ट्री में खुद पोषाहार तैयार करके सप्लाई करेंगी, जबकि आरोप यह है कि कंपनियां बाहर से माल खरीदकर सिर्फ पैकिंग का काम कर रही हैं। सरकार से कौड़ी के दाम पर लिया गया सैकड़ों मीट्रिक टन गेहूं भी कहां गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। यह बात अलग है कि 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी 5 कंपनियों में से कोई भी 5% से ज्यादा पोषाहार की आपूर्ति नहीं कर सकी है। बच्चे 2 महीने से भूखे हैं।
गर्भवती महिलाएं परेशान हैं, लेकिन किसी को उनकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की हो रही है कि जेवीएस फूड्स को कानूनी घेरे से कैसे बाहर निकाला जाए, उसकी एफआईआर कैसे वापस ली जाए, ब्लैक लिस्टिंग कैसे खत्म की जाए। नेफेड ने शर्तों की धज्जियां उड़ाकर टेंडर बांटा और शासन के अफसर आंखें मूंदकर बैठे रहे। यही नहीं, जेवीएस फूड्स को राहत दिलाने के लिए पूरी जमीन भी तैयार कर ली गई। कंपनी की जांच कर रही थी ईओडब्ल्यू। 8 साल पहले एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू ने दावा किया था कि गड़बड़ियों और घोटालों के साक्ष्य मिले हैं। कुछ दिन पहले ही ईओडब्ल्यू के अफसर अपने बयान से पलट गए। शासन को लिख कर दे दिया कि कोई भी मौखिक या दस्तावेजी सबूत नहीं मिला है, इसलिए केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाए। अब शासन में बैठे अफसरों की मंशा भी शायद यही थी। एफआईआर रद्द करने के लिए तुरंत फाइल चला दी गई। हालांकि भाजपा के एमएलसी और सपा के सांसद ने योगी जी से लेकर मोदी जी तक चिट्ठियां लिखकर हड़कंप मचा दिया। माननीय ने अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि 2 महीने में सिर्फ 5% आंगनवाड़ी केंद्रों में ही पोषाहार बढ़ सका है। माननीयों ने नेफेड की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। टेंडर कार्टेलाइजेशन का भी गंभीर आरोप लगाया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ऐसा खेल हुआ है जिसका खामियाजा सीधे गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल निगाहें सरकार पर हैं। सवाल यह है कि क्या गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के निवाले से जुड़े इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी? पोषाहार की सप्लाई करने वाली कंपनियों की फैक्ट्री सही रिपोर्ट आएगी क्या कि उनके भीतर क्या चल रहा है? क्या फैक्ट्रियों का निरीक्षण होगा? क्या नेफेड और शासन के अफसरों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? या फिर सैकड़ों करोड़ रुपए के इस खेल में सवालों की फाइल हमेशा की तरह बंद हो जाएगी? सत्ता के गलियारों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कुर्सी पर ना होते हुए भी कुर्सी वालों से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में भी एक ऐसा ही नाम लंबे वक्त तक चर्चा में रहा। एक ऐसा नेता जो विपक्ष में रहकर भी कई मंत्रियों और अफसरों पर भारी पड़ता था। कहा जाता है कि नेताजी के पास सबको साथ लेने का हुनर है। जिस फाइल को रोकना हो रुक जाए, जिसे चलाना हो दौड़ने लगे। बड़े बड़े अफसरों से लेकर सरकार के ताकतवर लोगों तक उनकी पहुंच की चर्चा होती रही। मैं जिक्र कर रहा हूं बहराइच की पयागपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब समाजवादी पार्टी से जुड़े मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप की। पंचम तल में चर्चा है कि नेताजी खुद पारस पत्थर थे। जिसके संपर्क में आए उसके लिए हालात बदल गए। मंत्री हो या अफसर, किसी के पास भी धन धान्य की कमी नहीं रही। एक बड़े मंत्री जी की होम मिनिस्ट्री में उनकी गहरी पैठ बताई जाती थी। भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा मधुर संबंध। मोबाइल हॉटलाइन से जुड़ा रहता था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही नेताजी जेल में है और जिन अफसरों मंत्रियों के साथ उनकी नजदीकियों के किस्से सुनाए जाते थे वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव की सोने की लंका में आग लगाने का काम पयागपुर सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी ने किया। दोनों एक ही सीट पयागपुर से चुनाव लड़ते हैं और दोनों के बीच लंबे समय से सियासी अदावत चल रही है। दरअसल पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले के कई मामले दर्ज हैं। विजिलेंस उनकी जांच कर रही है। हालांकि नौकरशाहों और मंत्रियों से नजदीकी रिश्तों के चलते नेताजी की विजिलेंस वाली फाइल दबी हुई थी। पूर्व विधायक को लोग पारस पत्थर बताते हैं तो जाहिर है उनका खजाना भी काफी भरा पूरा ही होगा। उनके पास भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक उतनी ही उदारता से धन धान्य बांटने में भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने पयागपुर सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक रखी है, तो सुभाष त्रिपाठी दूसरी बार जीतने के समीकरण फिट करने में जुटे हैं। मुकेश श्रीवास्तव साम दाम की नीति पर विश्वास रखते हैं और इसी पर चल भी रहे हैं। तो उधर सुभाष त्रिपाठी को अपनी विधायकी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दोनों नेताओं के बीच सियासी मुकाबला जबरदस्त रंग ले रहा था। कहा जाता है कि इसी सियासी टकराव में एक पुरानी फाइल फिर चर्चा में आ गई। वो फाइल थी एनआरएचएम घोटाले से जुड़ी जांच की। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कामों में अनियमितताओं की जांच लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उनके रसूख और पहुंच के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सुभाष त्रिपाठी ने इस फाइल को धूल भरी अलमारी से निकालकर जांच के मुकाम तक पहुंचाने के लिए शासन के कई दरवाजे खटखटाए, गृह विभाग के अफसरों से मिले, मुख्यमंत्री के सलाहकारों से बात पहुंचाई,
कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की। हालांकि हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। सूत्रों की माने तो एक सलाहकार ने भाजपा के विधायक सुभाष त्रिपाठी से यहां तक कह दिया कि मुकेश श्रीवास्तव का कुछ नहीं हो सकता, जाकर महाराज जी को बता दो कि मैंने कहा था मुकेश का कुछ नहीं होगा। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक सुभाष त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दिए, लेकिन मुकेश श्रीवास्तव की फाइल नौकरशाही के फेर में ठंडे बस्ते से बाहर ही नहीं निकली। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री से पिछली मुलाकात में सुभाष त्रिपाठी लगभग रो पड़े। इसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल गृह विभाग और पुलिस अफसरों से बात की, फाइल पर एक्शन न होने की वजह पूछी। चूंकि विजिलेंस विभाग डीजीपी राजीव कृष्ण के पास है, तो आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो गई। मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ बहराइच में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का एक और केस दर्ज करके लखनऊ के शॉपिंग मॉल में घूमते फिरते उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। मुख्यमंत्री की नाराजगी से हालात ऐसे बदले कि कभी सिस्टम को साधने वाले नेताजी खुद सिस्टम की गिरफ्त में आ गए। मुकेश श्रीवास्तव एनआरएचएम घोटाले के आरोपी हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में उनके खिलाफ अलग अलग केस दर्ज हैं। 2014 से 2019 के बीच स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों को पूरा कराए बगैर भुगतान लेने जैसे आरोपों की जांच चल रही है। पूर्व विधायक के खिलाफ पारिवारिक कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच भी चल रही है। पूर्व विधायक के पिता की कंपनी आरके कंस्ट्रक्शन, पत्नी की कंपनी सृष्टि इंटरप्राइजेस और भाभी की कंपनी बीएल इंटरप्राइजेस भी विजिलेंस की जांच के दायरे में है। इस मामले में पूर्व विधायक के परिवार के सदस्यों के साथ ही तत्कालीन सीएमओ समेत कई अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के जांच के घेरे में हैं। यूपी की सत्ता के गलियारों में अब यही चर्चा है कि जो नेता कभी अफसरों और मंत्रियों को अपने हिसाब से चलाने की ताकत रखता था, आज वही कानून की फाइलों में उलझा हुआ है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां कभी कभी फाइलें भी रसूख देखकर चलती हैं, रुकती हैं। लेकिन जब वही फाइल खुलती है तो कई पुराने रिश्तों की चमक फीकी पड़ जाती है। यह बात मुकेश श्रीवास्तव से बेहतर कौन जान सकता है। तो पंचम तल में आज इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और नई खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए आज की खबर।